Okay, let's start. So first, please inform me whether you can hear me or not. Please raise your hands if you can hear me. Please raise your hands if you can hear me. Okay, good. Now you can lower your hands. You can lower your hands because your hands will be required to ask difficulties and doubts, right? जो लोग मुझे सुन सकते हैं, please you can lower your hands. Thank you so much. Okay, थोड़ा टाइम लैग हो रहा है. Right, good. Okay. So first we will start with the difficulties of previous class. ठीक है, लास्ट क्लास में एक डाउट था, एक डिफिकल्टी था which was left unanswered. लश्चर के बारे में डाउट था, कैन लश्चर बी डिफाइंड फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, सो आई ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस. लश्चर इज अ प्रॉपर्टी फॉर सॉलिड्स and luster, the term luster is used for liquids. Okay, so there are lustrous liquids, there are lustrous matlab shiny, so there are shiny liquids. Okay, but there are no shiny gases, there are no lustrous gases, because gases generally do not reflect light with respect to the term being lustrous. Okay, so luster property is used for liquids as well. Okay, luster property is used for liquids का मतलब luster property, the name, liquids के लिए भी luster हम लोग बोल सकते हैं, solids के लिए तो बोलते ही है. Okay, gases के लिए नहीं बोला जाता. The word lustrous is not useful for gases. Okay, luster means the ability to reflect light. luster का मतलब होता है light को reflect करने की ability. luster means the ability to reflect light. shiny surface आ जाता है. Okay, shiny surface आ जाता है and the substance looks like sparkling. Okay, जो substance है वो sparkling जैसा लगता है क्योंकि वो light को reflect कर रहा है. वो जो substance है वो shine भी करता है. Okay, so the substance can shine and it looks like as if it is shining, and it means that it is able to reflect light. Okay, I hope everyone can see me. ठीक है, so this is one difficulty of the previous class. एक और difficulty था previous class का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में. देयर वाज वन मोर डिफिकल्टी व्हिच वाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. एक इलेक्ट्रोलिसिस वाला डाउट भी आया था. ओके, सो आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट पॉइंट अगेन विद ऑल ऑफ यू. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर लिखा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरली डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स होता है. ओके, एंड इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इलेक्ट्रोलिसिस दिस इज डिफाइंड, ये जो है ये चीज डिफाइन होती है, दिस इज डिफाइंड फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस. ठीक है, इसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है. नॉर्मल जो हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन बोलते हैं, सॉल्यूशन मतलब अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट. तो उसमें लिक्विड सॉल्वेंट अगर है तो वो चीज को इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेट करते हैं. सो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ फिनोमिना. इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस एक कंसेप्ट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड. सो दिस प्रोसेस इज केमिकल इन नेचर. ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये केमिकल है. दिस प्रोसेस इज केमिकल इन नेचर मींस दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो ओनली फॉर सॉलिड्स है, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सिर्फ सॉलिड्स के लिए है, दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. एंड इलेक्ट्रोलिसिस दिस इज डिफाइंड फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस एंड दिस प्रोसेस इज केमिकल इन नेचर, मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टी है. तो इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल प्रॉपर्टी है, ये याद रखेंगे. और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये भी हमें लर्न करना होगा. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है. आयरन का रॉड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बाद भी आयरन का रॉड ही है. there is no change happening with that iron rod. Okay, iron rod ही रहेगा कितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले. so therefore it is a physical property. लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में सब्सटेंसेस चेंज हो जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, नए नए सब्सटेंस भी बनते हैं कई बार. so therefore इलेक्ट्रोलिसिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. this was again a concept which was discussed yesterday. Okay, so now कल जो पढ़ाया उसमें अगर किसी को कोई डाउट्स है, so you can raise your hands. पहले हम कल के डाउट्स क्लियर करेंगे, कल जो पढ़ा है उसके डिफिकल्टीज लेंगे, एंड देन आफ्टर दैट we'll start with today's lecture. Please raise your hands if you have difficulties regarding the previous class. Metals and non-metals lecture 1 की अगर difficulties है तो you can raise your hands and ask me your difficulties. किसी को डाउट नहीं है? No difficulties. ठीक है. Yes. Bhargavi, please ask.
भार्गवी अपना डाउट बोलिए। वेट, माय मिस्टेक। भार्गवी प्लीज ट्राई नाउ। सर जो लिक्विड्स होते हैं वो सोनरस नहीं होते हैं, बराबर? हाँ बराबर, सोनोरस नहीं होते इसका मतलब लिक्विड्स के लिए सोनोरिटी डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि लिक्विड्स को हम हैमर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बोलिए। सर फिर जब वो झरना होता है वो नीचे गिरता है तो फिर आवाज कैसे आता है? गुड, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। झरना होता है, पानी नीचे गिर रहा है, तो आवाज क्यों आ रहा है? आवाज आ रहा है पानी के सरफेस को टकराने से। ठीक है, जैसे घर में भी अगर हम टेबल पे पानी गिराएंगे तो वाटर पार्टिकल्स व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। ओके, सो वहां पे साउंड इज प्रोड्यूस्ड। कंसेप्ट सेम है, आपका डाउट बहुत अच्छा है। कंसेप्ट इज एग्जैक्टली सेम। जब हम मेटल को बैंग कर सकते हैं और साउंड क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी तरह से वाटर को भी सरफेस पे बैंग कर रहे हैं और उससे साउंड क्रिएट हो रहा है, बट उस चीज को हम नाम सोनोरिटी नहीं देते हैं। ओके, तो कंसेप्ट इज एग्जैक्टली सेम, लेकिन वहां पे उस चीज का नाम सोनोरिटी नहीं है। ओके, भार्गवी, इज दिस क्लियर? ओके सर। ठीक है, यस आपका सर, थैंक यू। डाउट करेक्ट है। वहां पे झरने में आवाज आ रहा है एंड कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम लग रहा है। जो भी सब्सटेंस है जिसमें साउंड प्रोड्यूस करना है, उस पर फोर्स अप्लाई करना है। अब या तो उस पे हैमरिंग करके फोर्स अप्लाई करो, या उस चीज को जमीन पे फेंक के फोर्स अप्लाई करो। तो पानी को जमीन पे फेंक के फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी आवाज प्रोड्यूस हो रहा है, बट उस चीज को सोनोरिटी है नाम नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट डाउट, सिद्धांत। सिद्धांत बोलिए। सर हाई इलास्टिसिटी और लो इलास्टिसिटी को डिफाइन करते? हाई इलास्टिसिटी और लो इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इलास्टिसिटी। सब लोग ध्यान देंगे, प्लीज पे अटेंशन, क्लास में ध्यान दें सब लोग। इलास्टिसिटी का मतलब है, the meaning of elasticity is the ability to regain the ability to regain the structure upon removal of force। अगर हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं, after removing the force, if the substance can regain its original shape, if the substance can regain its original form, this is called as elasticity, right? अब रबर बैंड का ज्यादा इलास्टिसिटी है। क्यों ज्यादा इलास्टिसिटी है? क्योंकि फोर्स हटा देंगे, वो चीज अपना शेप रिगेन कर लेगा। whereas नॉर्मल स्ट्रिंग, जो नॉर्मल धागा होता है, उस धागे को थ्रेड, नॉर्मल थ्रेड को अगर हम पुल करते हैं थोड़ा सा टूटने से पहले, और अगर उसको छोड़ देंगे तो वो अपना शेप उतना रिगेन नहीं करेगा जितना रबर बैंड ने रिगेन किया। सो मोर इलास्टिक रबर बैंड है, लेस इलास्टिक स्ट्रिंग है या थ्रेड है। concept of elasticity means that the substance can regain its shape back। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग, बोर्ड पे लिखा जा रहा है, प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। The ability to regain the shape upon removal of force, the ability to regain the shape upon removal of force is called as elasticity। तो जो शेप है, शेप या स्ट्रक्चर कुछ भी बोल लो, शेप रिगेन हो रहा है तो उसको इलास्टिक बोलेंगे, अगर शेप रिगेन नहीं हुआ तो उस चीज को प्लास्टिक बोलेंगे। तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्ले के बारे में भी डिस्कस किया था, राइट? क्ले इज नॉट इलास्टिक। क्ले को जिस शेप में मोल्ड करते हैं, जिस शेप में चेंज करके रखते हैं, वो उस शेप में आ जाता है। तो क्ले इज नॉट एन इलास्टिक सब्सटेंस। तो इलास्टिसिटी का उल्टा होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक का मतलब अपॉन रिमूवल ऑफ फोर्स द शेप इज नॉट रिगेन्ड। फोर्स रिमूव करने पर जो शेप है वो फिर से नहीं आया। द फोर्स इज नॉट द फोर्स, जो है वो फोर्स रिमूव कर दिया तो शेप जो है वो शेप रिगेन नहीं हुआ। दिस इज प्लास्टिसिटी। ओके, सिद्धांत क्लियर हुआ? सिद्धांत सर बोलिए। फिर स्टील का इलास्टिसिटी कैसे क्या है हुआ? हाँ, स्टील का इलास्टिसिटी कैसे क्या ज्यादा है? सो इलास्टिसिटी का मतलब प्रॉपर्टी टू रीगेन द शेप। अब ये सोचो कि जो स्टील है वो उतना ज्यादा एक्सपांड नहीं हो रहा है फोर्स लगाने पर। अगर फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, जस्ट अज्यूम दिस एज एन एग्जांपल, 1 मीटर का स्टील रॉड है, उस पर बहुत फोर्स लगाया, और 1 मीटर का स्टील रॉड जस्ट एज एन एग्जांपल 1 मिलीमीटर एक्सपांड हुआ फोर्स लगाने पर। पुल किया, 1 मिलीमीटर ही एक्सपांड हुआ। जैसे ही पुल करना छोड़ देंगे वो 1 मिलीमीटर फिर से रिगेन कर लेगा। आप ये समझो कि इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में फर्क है। स्टील जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है,
लेकिन इलास्टिक है। थिंक ऑफ इट इन दिस टर्म्स दैट फ्लेक्सिबल मतलब कम फोर्स में भी शेप चेंज हो जाएगा, और इलास्टिक मतलब फोर्स हटाने पर शेप रीगेन हो जाएगा। तो स्टील जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसका शेप चेंज करने के लिए बहुत फोर्स चाहिए, लेकिन फोर्स हटाने पर वो उसका शेप फिर से रीगेन कर लेता है। देयरफॉर स्टील इज इलास्टिक एंड नॉट फ्लेक्सिबल। आप इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में कंफ्यूज ना होए। ओके, इलास्टिसिटी का मतलब डिफरेंट है, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफरेंट एंड द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट। इलास्टिसिटी का इनवर्स प्लास्टिसिटी है। बीइंग प्लास्टिक इज इनवर्स ऑफ बीइंग इलास्टिक, एंड इलास्टिक और फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लीटली अलग अलग चीजें हैं। हमें जो अब तक लगता था इलास्टिसिटी, वो एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी था, कम फोर्स में शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका अपोजिट आप रिजिडिटी सोच सकते हो। यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस टर्म कि अगर फोर्स लगाएंगे और शेप भी चेंज नहीं हो रहा है, टूट भी नहीं रहा है, राइट, शेप भी चेंज नहीं हुआ, टूटा भी नहीं, वो चीज वैसा का वैसा ही है, तो बहुत ज्यादा फोर्स बियर कर सकता है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो उस चीज को रिजिड बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा। सिद्धांत प्लीज रिप्लाई। यस सर। थैंक यू सर। वरद बोलिए। वरद सर ग्लास सॉलिड है क्या लिक्विड? सर ग्लास भी वही चीज है सर, जैसा हम लोगों ने क्ले के बारे में डिस्कस किया था ना, तो ग्लास को एक्चुअली सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज सॉलिड स्टेट में आता है 11th-12th में। बस अभी के लिए इतना समझो कि जो ग्लास है, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास इज नॉट अ सॉलिड। जो ग्लास है वो सॉलिड नहीं है। एक्चुअली दिखता ग्लास सॉलिड जैसा है, लेकिन क्या होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, वो पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, और फ्लो करने की प्रॉपर्टी लिक्विड्स में आती है। तो देयरफॉर ग्लास इज कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास, क्ले, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें लिक्विड्स जैसी है लेकिन लिक्विड्स नहीं है, तो इनको सॉलिड्स बोलते हैं, बट एक्चुअली ये रियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। ये हमने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था। सो ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है, इमेजिन करो दिस इज अ पीस ऑफ ग्लास। ठीक है, ये ग्लास का पीस है, तो यहाँ से भी ग्लास जैसा सॉलिड लग रहा है, यहाँ से भी ग्लास जैसा सॉलिड लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स अंदर ही अंदर बहुत कम स्पीड से फ्लो कर सकते हैं। वो नीचे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं। तो क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं, देयरफॉर ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है सर, ओके सर, यस सर। थैंक यू सर। श्रेयस मालपानी बोलिए। सर सुपर कूल लिक्विड और सेमी सॉलिड को कैसे रिलेट करेंगे? सर बहुत ज्यादा अपन टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, फॉर द टाइमिंग दोनों सेम कंसीडर करो। ठीक है, एज ऑफ नाउ दोनों चीजें सेम है, बाद में फ्यूचर में देखेंगे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ओके, सुपर कूल्ड एंड सेमी सॉलिड बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। यस सर। तो सर मुझे वो पहले वाले क्वेश्चन पे डाउट है कि जब वो झरना गिरता है तो उसको हम सोनोरिटी क्यों नहीं बोलते? हाँ, उसको सोनोरिटी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सोनोरिटी डिफाइंड सॉलिड्स के लिए। एक्चुअली देखो, अब ऐसा सोचो, फिर से ये ले लेते हैं। ये जो है ये एक सॉलिड है, मेटल है, इमेजिन करो मेटल है, इसको हमने ऐसे बैंग किया तो आवाज आएगा। इसको सोनोरिटी नाम दिया। क्यों आया आवाज? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे थे, राइट। इसके पार्टिकल्स ने वाइब्रेट किया, इसलिए साउंड प्रोड्यूस हुआ। इसके पार्टिकल्स यहीं पर है। ठीक है, जो वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल में क्या हो रहा है, पानी आ गया, गिर गया, आवाज हो गया, वो पानी चला गया, फिर नया पानी आया, तो वहां पे पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर नॉट वाइब्रेटिंग टू प्रोड्यूस द साउंड। ठीक है, झरने का आवाज ऐसा गूंजता नहीं है, राइट। एक मेटल का बैंगिंग का आवाज इमेजिन करो, वो सोनोरस है, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स बार बार वही पार्टिकल मूव कर रहा है, बहुत कम जगह में वो पार्टिकल वाइब्रेट करता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम स्पीकर पे देख सकते हैं। जैसे नॉर्मली वो जो बड़े वाले स्पीकर होते हैं, वो बड़े वाले स्पीकर पे अगर अपन हाथ रखे तो कैसा वो वाइब्रेट करता है, सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन झरने वाले केस में थोड़ा सा अलग हो रहा है, वो पानी चला गया, नया पानी आया और फिर साउंड प्रोड्यूस हुआ, इसलिए वहां पे सोनोरिटी नहीं है। कंसेप्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है वहां पे। ठीक है सर, आई होप मैं समझा पाया आपको। यस सर, यस। गुड, वेरी गुड। एक लास्ट डाउट लेंगे, वेदांत बोलिए। वेदांत सर अगर हाँ सर। ग्लास के पार्टिकल्स मूव होते हैं, अगर फिर हम उसको कलर करें फिर भी कलर भी मूव होगा क्या?
सर ग्लास के पार्टिकल जो मूव होते हैं वो अंदर के पार्टिकल्स मूव होते हैं। ये ग्लास है, सरफेस पे पता नहीं चलता है कि मूव हो रहा है, इधर भी सरफेस पे पता नहीं चल रहा है कि मूव हो रहा है, लेकिन अंदर बहुत सारी लेयर्स होंगी ग्लास की, वो अंदर की लेयर्स मूव होती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इतना मूव नहीं होती कि जैसे पानी मूव करता हुआ दिख रहा है, पानी बहता हुआ दिख गया नदी में, वैसा वाला मूव नहीं करता है, बहुत स्लोली स्लोली मूव करता है। कलर करेंगे तो पता चलेगा। एक्चुअली इसका एक एग्जाम्पल भी है। मान लो कि कोई बहुत पुराना घर है, ठीक है। अब जैसे विंडो पेन होता है, राइट, तो विंडो पेन ऐसा होता है एकदम, वॉल्स ऑफ द विंडो पेन विल बी पैरेलल, ठीक है। लेकिन 10 साल 50 साल 100 इयर्स के बाद दैट विंडो पेन बिकम्स स्लाइटली थिकर नीचे से एंड स्लाइटली थिनर ऊपर से। तो वो जो विंडो पेन है वो एक्चुअली क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम हल्का सा, ऊपर से पतला और नीचे से हल्का सा मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है अंदर के वो तो मूव कर सकते हैं, ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स, एमजी डाउनवर्ड्स, तो ग्रेविटी के वजह से दोस पार्टिकल्स कैन फ्लो नीचे की तरफ। तो वो उसका एक एग्जांपल है कि ग्लास पार्टिकल्स कैन मूव। ग्लास पार्टिकल्स कैन मूव नहीं, द पार्टिकल्स ऑफ ग्लास आर मूविंग, देयरफॉर इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो कलर अगर करेंगे तो हाँ, कलर भी मूव करेगा, बट उसका स्पीड बहुत कम है, नीचे से मोटा हो जाता है, लेकिन इतना मोटा नहीं होता कि हम नॉर्मली देख पाए, ठीक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, 1-2 मिलीमीटर का डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेदांत, वेदांत डिफिकल्टी है क्या? वेदांत प्लीज आस्क। वेदांत आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट, कबीर, कबीर प्लीज आस्क योर डाउट। आप म्यूट तो कर सकते हो ना। कबीर एक बार ट्राई करो। कबीर, आई कांट हियर यू, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। नहीं, कांट हियर यू। इफ यू कैन हियर मी प्लीज रेज योर हैंड्स। जिन लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्लीज अपना हाथ उठाए। रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। ठीक है, गुड। ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड्स। हाँ हाँ ठीक है, ओके गुड, वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर डिफिकल्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने थोड़ा डिले हो रहा है। ओके, सो इन द लास्ट टर्न वी डिस्कस्ड व्हाट प्रॉपर्टीज आर। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी टाइप की प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। दो टाइप की प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो अब नाउ हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी क्या क्या है। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे अलग से डिस्कस नहीं किया था। वी जस्ट डिस्कस्ड व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर। We also discussed to a certain extent what chemical properties are. So first we will revise what the physical properties are. ठीक है, तो physical properties क्या क्या होती है? Physical properties होती है, physical properties में आता है density, density आता है, state आता है, state मतलब solid liquid gas, melting point आता है, boiling point आता है, right? Melting point, boiling point, freezing point. एक और इसके रिगार्डिंग एक और होमवर्क था, हम वो अभी चेक करेंगे, ठीक है। डेंसिटी, स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, sonority is a physical property, malleability is a physical property, ductility is a physical property। बहुत सारी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस की थी। केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम लोगों को डिस्कस करना है। वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज इन टुडेस क्लास। सो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, राइट। जनरली कंपाउंड्स की वैलेंसी नहीं होती, क्योंकि कंपाउंड्स बनते एलिमेंट से है वैलेंसी सेटिस्फाई होने के बाद। Compounds are formed after the valency is satisfied. Compounds are formed after that particular valency is satisfied. जैसे HCl बना तो हाइड्रोजन का वैलेंसी +1, क्लोरीन का वैलेंसी -1, अब कंपाउंड बन गया। तो HCl का वैलेंसी नहीं है बिकॉज HCl इज अ स्टेबल कंपाउंड, ओके। सो HCl में हाइड्रोजन का वैलेंसी इज +1, क्लोरीन का वैलेंसी इज -1। सो वैलेंसी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। सोचने पे लगता है कि वैलेंसी तो फिजिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक नंबर ही तो है, राइट, बट नहीं है ऐसा। वैलेंसी जो है वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है।
वैलेंसी के बाद आता है नेचर। नेचर मतलब एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर या सॉल्ट। तो दुनिया में बहुत सारी चीजें एसिडिक नेचर की है, दुनिया में बहुत सारी चीजें बेसिक नेचर की है, और दुनिया में बहुत सारी चीजें सॉल्ट भी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, ठीक है। तो वो भी जो नेचर है वो केमिकल प्रॉपर्टी है। तो एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल है या नहीं, नॉन मेटल है या नहीं, ये जो है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज में वैलेंसी हो गया, नेचर हो गया। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करती है चीजें, ऑक्सीजन के साथ भी चीजें रिएक्ट करती है। सब्सटेंसेस कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सब्सटेंसेस कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। उनके साथ की रिएक्शंस को भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज में कंसीडर करते हैं, राइट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही क्यों सिलेक्ट किया, क्लोरीन क्यों नहीं सिलेक्ट किया, फ्लोरीन क्यों नहीं सिलेक्ट किया, सोडियम क्यों नहीं सिलेक्ट किया? उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर वेरी मच रिएक्टिव। सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर आल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो दीज आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग सब्सटेंसेस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी विल डिस्कस द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहले हम मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। तो पीपीटी दिखाई दे रहा होगा सबको, प्लीज होल्ड। यस, आज लेक्चर 2 है, आज 3 जुलाई है। So chemical properties, we are discussing chemical properties. Acidic या basic character chemical property होता है। Flammability is a chemical property. Flammability मतलब reaction with oxygen. Flammable मतलब वो चीज burn कर सकते हैं या नहीं burn कर सकते। तो whether that thing will react with oxygen or not, that is flammability. Flammability का मतलब combustion भी होता है। The meaning of flammability is combustion. Okay. So let me give you an example. Fuel is combustible, अल्कोहल इज कंबस्टिबल। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। वाटर इज नॉट कंबस्टिबल, वाटर कैनॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देयरफॉर वाटर इज नॉट फ्लेमेबल। तो ये जो फ्लेमेबिलिटी है, दिस इज आल्सो अ केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज इट डील्स विद केमिकल रिएक्शंस। देन आई वुड लाइक टू रिकॉल, मैं ये आप लोगों को रिवाइज कराना चाहता हूँ। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू रिकॉल दैट केमिकल रिएक्शन इज अ परमानेंट चेंज, राइट। फिजिकल change is a temporary, generally ऐसा consider करते हैं that any chemical change which is happening is a permanent thing, and any non chemical thing, any physical change which is happening is rather a temporary one. जैसे आइस से वाटर है, तो आइस से वाटर में चले गए हीट करके, वाटर से आइस में चले गए कूल करके, तो वो चीज रिवर्सिबल है, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही उस चीज को हम रिवर्स कर सकते हैं। So therefore it is a physical change. लेकिन अगर रिएक्शन होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो दिस इज तो द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज रादर अ परमानेंट चेंज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना जाता है, और वो वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल, बट इट इज अ डिफिकल्ट स्टेप, इट इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। व्हाई? बिकॉज केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। सो केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल प्रॉपर्टीज। फ्लेमेबिलिटी का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। Then valency we have discussed. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दिस इज आल्सो अ केमिकल प्रॉपर्टी। फिर ये डाउट आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? ये भी तो एक नंबर ही है, दिस इज आल्सो जस्ट अ नंबर, राइट। अब ये जो नंबर है, ये नंबर केमिकल बॉन्ड में यूज हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए डिफाइंड है। कोवैलेंट बॉन्ड बोला मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ओके। एंड देन रिएक्शन विद अदर एलिमेंट्स, reaction with other elements such as oxygen and hydrogen, because these two elements are very rare, are very reactive. They are not rare, they are abundantly available and they are very reactive. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो भी रिएक्शंस होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा सारी केमिकल रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज है, बट हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस में इंटरेस्टेड है। किसके रिएक्शंस में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के रिएक्शंस में। So these are some of the chemical properties. ये कुछ chemical properties है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
हम किसके लिए डिस्कस करेंगे? मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नाउ वी विल टेक सम डिफिकल्टीज, हम कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें अगर कोई डिफिकल्टी है सो यू कैन रेज योर हैंड्स, अपना हाथ उठाए अगर डाउट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। श्रेयस मालपानी बोलिए। सर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, पर सर यहाँ पे वेरी रिएक्टिव मेटल्स को ही क्यों लिया, लो रिएक्टिव मेटल्स को क्यों नहीं? अगर लो रिएक्टिव मेटल्स है तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे ना। देखो बहुत सारे मेटल्स हैं, हम सारे मेटल्स की रिएक्शंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ स्टडी करना चाहते हैं। बहुत सारे नॉन मेटल्स भी हैं, हम उनकी भी रिएक्शंस मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ स्टडी करना, सॉरी बहुत सारे मेटल्स हैं, हम उनकी रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ स्टडी करना चाहते हैं। बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, हम उनकी भी रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ स्टडी करना चाहते हैं। अब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, ज्यादा रिएक्ट करेगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्ट करेगा, राइट। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि द डेफिनेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाद में जब हम मेटल्स को कंपेयर करेंगे तो मेटल्स का एक रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाएंगे, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें ये बताएगा कि कौन सा मेटल रिएक्ट करने के लिए ज्यादा इच्छा रखता है, which means that particular metal is more reactive and the other metal is less reactive, ठीक है। तो दो मेटल्स होंगे, मेटल ए मेटल बी। ए विगरसली रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, ए ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो ए को ज्यादा रिएक्टिव बोल देंगे, बी को कम रिएक्टिव बोल देंगे, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो किनका डाउट था ये? श्रेयस आपको समझ में आया? आप एक बार फिर से अपना डाउट बोलिए। यस सर, समझ में आया। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। सर और सॉलिड के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे सॉलिड का? हाँ, सॉलिड्स का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन होता है, तो उसके लिए एसिड और बेसिस की, एसिड्स एंड बेसिस की अलग अलग थ्योरीज हैं। वो जब थ्योरीज हम पढ़ लेंगे तब ये डाउट क्लियर हो जाएगा। फॉर द टाइम में इतना समझो कि जो भी सॉलिड है उसको वाटर में सोल्यूबल कर दो, अगर वाटर में सोल्यूबल होता है तो, एंड देन उसका सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो उसको एसिडिक कैरेक्टर बोलेंगे, अगर उसका सॉल्यूशन बेसिक है तो उसको बेसिक कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा टर्म सोडियम, अब सोडियम है, पानी में डाल दिया, सॉल्यूशन टर्न्स बेसिक, तो देयरफॉर सोडियम हैज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसका बेसिक नेचर है। सोडियम अपने आप में बेस नहीं है, लेकिन सोडियम का वाटर सॉल्यूशन, सोडियम एक्वस इज बेसिक, देयरफॉर sodium water, sodium aqueous is a base, therefore sodium is basic in nature, ठीक है। तीन थ्योरीज होती है एसिड बेसिस की, ओके। जब एसिड बेसिस टॉपिक आएगा तब हम ये तीनों थ्योरीज पढ़ लेंगे, उसके बाद ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए सिर्फ इतना समझो कि जो भी चीज का एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर कमेंट करना है उसका वाटर सॉल्यूशन बना लो, और वाटर सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर वो चीज OH माइनस रिलीज कर सकता है तो बेस, अगर वो चीज H+ रिलीज कर सकता है तो एसिड, ठीक है सर? यस सर। ओके, गुड। नेक्स्ट प्रणव, बोलिए प्रणव। प्रणव आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हर्षवर्धन, प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। सर जब वो कॉपर और आयरन जैसे जब एलिमेंट मॉइस्ट एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो जाते थे सर, उनका लस्टरिटी लूज हो जाती, तो भी हम सर उनको क्यों लस्टर मेटल में, मतलब उनको लस्टर क्यों बोलते सर, मींस दे शो लस्टर? ठीक है, हर्षवर्धन का डाउट मैं एक बार फिर से बता देता हूँ सब लोगों को। आई इन्फॉर्म एवरीवन व्हाट हिज डाउट इज, व्हाट हिज डिफिकल्टी इज। हर्षवर्धन ने पूछा कि सर जो मेटल है, अगर मेटल एयर को एक्सपोज्ड है तो उसका लस्टर चला जाता है, तो फिर उसको लस्टरस मेटल क्यों बोला? उसका रीजन ये है कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद आयरन जैसा मेटल रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन हेवीली रिएक्टिव है, देखो स्लाइड पे लिखा भी है। तो रिएक्ट करने के बाद बन जाता है आयरन ऑक्साइड, और वो आयरन ऑक्साइड आयरन के ऊपर जाके चिपक जाता है रादर जो एक्सपोज्ड आयरन है उसका ऑक्साइड बन गया, अंदर का आयरन का ऑक्साइड नहीं बना। तो जो प्योर आयरन होगा वो प्योर आयरन लस्टरस होता है, बट
रस्टेड आयरन इज नॉट लश्चरस। तो क्योंकि वहां पे रस्ट जमा हो गया, बिकॉज ऑफ द रस्ट आयरन फील्स, ऐसा लगता है हमें कि आयरन इज नॉट लश्चरस, लेकिन अगर प्योर आयरन लेंगे तो वो लश्चरस होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ दैट मेटल। ऑक्साइड मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ दैट मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑफ द मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। अब वो जो ऑक्साइड है वो तो लश्चरस नहीं है, मेटल लश्चरस था, तो प्योर मेटल लश्चरस है, ऑक्साइड लश्चरस नहीं है। और जो रस्टेड आयरन है वो रस्टेड आयरन के ऊपर रहता है, इसलिए अंदर का आयरन छुप जाता है। अगर हम रस्टेड आयरन को हटा दे, स्क्रैप ऑफ कर दे, हटा दे उसको, तो अंदर का प्योर आयरन दिखाई देगा, वो प्योर आयरन लश्चरस होगा क्योंकि अंदर का आयरन रस्ट नहीं हुआ था। ठीक है सर, किनका डाउट था ये? यस सर। हर्षवर्धन, ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, सर्वेश @24। सर्वेश, Sir, is sodium ductile? सर थोड़ा ऊंचा बोलिए, आई कैन नॉट हियर यू। Sir, is sodium ductile? इज सोडियम डक्टाइल? नहीं सर, सोडियम इज नॉट डक्टाइल। द रीजन इज सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल। आगे की स्लाइड्स में वो कंसेप्ट आएगा। सोडियम कैन बी कट विद अ नाइफ, सोडियम को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पर उसका शेप नहीं चेंज होगा, वो अपने आप में टूट जाता है। बिकॉज सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, इट कैन बी कट विद अ नाइफ, देयरफॉर इट इज नॉट अ डक्टाइल। मतलब सोडियम की वायर्स नहीं ड्रॉ कर सकते और सोडियम का शीट्स भी डेवलप नहीं कर सकते। इट कैनॉट बी बीटन इनटू शीट्स, इट कैनॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स बिकॉज इट इज अ सॉफ्ट मेटल, इट कैन बी कट विद अ नाइफ। ओके, नेक्स्ट, प्रणव, प्लीज आस्क। प्रणव, I cannot hear you. Sorry, Pranav. Okay, next. Anjali, please ask. Sir, हाँ बोलिए। why sodium loses its luster when gets cut? Sorry, I cannot hear you properly. Why sodium gets lost its luster when it gets cut? नहीं, सोडियम does not lose its luster when it gets cut. सोडियम को अगर कट करेंगे तो उसका लश्चर लूज नहीं होता है। ओके, सोडियम इज अ सॉफ्ट मेटल, सोडियम इज लश्चरस। ओके, सोडियम इज डेफिनेटली लश्चरस, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, हल्का सा शाइन भी करता है। अगर सोडियम को कट करेंगे तो अंदर का सोडियम एक्सपोज होगा, अंदर का जब सोडियम एक्सपोज होगा तो वो भी लश्चरस है, वो भी प्योर सोडियम है, दैट इज ऑल्सो लश्चरस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट डिफिकल्टी, तनय अग्रवाल, बोलिए तनय। सर पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स है वो ज्यादा मेटेलिक शो करते हैं। राइट, लेफ्ट साइड के एलिमेंट ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, राइट साइड के एलिमेंट ज्यादा नॉन मेटेलिक शो करते हैं। आगे बोलिए। तो फर्स्ट ग्रुप में तो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम ऐसे मेटल्स है जो ज्यादा हार्ड नहीं रहते और सीजियम का तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है। ओके, तो उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा कैसे हुआ? हाँ, उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ उनकी वैलेंसी की वजह से। उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हुआ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। जो प्रॉपर्टीज आप बोल रहे हो वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज है। याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ज्यादा प्रॉपर्टीज शो करेगा तो उसको मेटल्स बोलेंगे, कम प्रॉपर्टी शो करेगा तो उसको नॉन मेटल बोलेंगे। उसी के साथ हमने ये भी बोला था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा तो मेटल बोलेंगे और कम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करेगा तो नॉन मेटल बोलेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ले दे के फिजिकल प्रॉपर्टीज डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस डिफाइन करती है। मेटल्स की डेफिनेशन है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जाने दो, डेफिनेशन नहीं है लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेटल्स का, दैट इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो सोडियम पोटेशियम है
उनके पास एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो उनको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना बिकम्स वेरी इजी। देयरफॉर सोडियम पोटेशियम आर गुड मेटल्स। तो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। भले ही लेफ्ट टू राइट हार्डनेस बढ़ रहा होगा, लेकिन हार्डनेस इज नॉट अ इंपॉर्टेंट फैक्टर एज कंपेयर टू एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, एज कंपेयर टू एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, एज कंपेयर टू द वैलेंसी। वैलेंसी 1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत इजी है, वैलेंसी 2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट बनाना इज इजी एज कंपेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्टेट बनाना। इसीलिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ज्यादा मेटेलिक नेचर के हैं। आपका डाउट बहुत अच्छा है, आपने ये डाउट पूछा कि सर पीरियोडिक टेबल में देखा था एक्सट्रीम लेफ्ट के एलिमेंट्स ज्यादा मेटेलिक है, लेकिन जब आप मेटल्स की बात कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रुप वाले सब कोई सॉफ्ट मेटल्स बोल दिया। हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ के भी आया है कि सीजियम वगैरह तो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं शो करते, कम मेल्टिंग पॉइंट है। फिर ऐसे कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सॉफ्टनेस या हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है तने? सर हाँ बोलिए। सर हाइड्रोजन के केस में ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है फिर? अगर केमिकल प्रॉपर्टीज कंसीडर करें तो वो मेटल हो जाएगा। हाइड्रोजन के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वेरी गुड। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज कंसीडर करें तो वो मेटल हो जाएगा। आपका पॉइंट करेक्ट है, बट हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन कंपाउंड जब बनाता है तो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाता है या तो शेयर करके बनाता है। बाकी के मेटल्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके नहीं बनाते, राइट? एक सेकेंड यार, प्लीज कीप योर माइक्स म्यूटेड। ओके, हाँ। हाइड्रोजन के केस में लोगों ने, तनय ने डाउट पूछा है कि हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा है। तो हाइड्रोजन के केस में भी हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज से। हाइड्रोजन कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन मेटल जैसा होना चाहिए, करेक्ट। हाइड्रोजन कैनॉट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। हाइड्रोजन जो है वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, करेक्ट है। देयरफॉर हाइड्रोजन विल बी अ मेटल, मतलब दो प्रॉपर्टीज उसकी मेटल जैसी आ रही है, डोनेट भी इजीली कर रहा है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर बहुत अच्छे से करता है। द शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी गुड। भले ही एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन किसी के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा, कार्बन के साथ शेयर कर लेगा, नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, सल्फर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है, सारे हैलोजेंस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बहुत सारे नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए हाइड्रोजन को नॉन मेटल बोला गया है। ठीक है, इवन दो हाइड्रोजन इज केप्ट अबाउट द लिथियम, इवन दो हाइड्रोजन इज केप्ट अबाउट द लिथियम फैमिली, लिथियम के ऊपर रखा गया है, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना है कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। क्यों नॉन मेटल है? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड के उसके बहुत सारे कंपाउंड्स है। ठीक है, वहां पे उसको ये एक्सेप्शन नहीं ले सकते कि क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है तो पहले फर्स्ट ग्रुप में बहुत सारे एक्सेप्शन है तो चल जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ ये। तने हुआ डाउट क्लियर? यस सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट और डिस्कस करेंगे थोड़ा। अच्छा है आप लोग डाउट पूछ रहे हो। नाउ आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग जब डाउट्स पूछे, जब आप लोग डिफिकल्टीज पूछे, तब डिफिकल्टीज पूछते टाइम मतलब होमवर्क में टॉपिक्स रीड करके आए। यू शुड रीड द थ्योरी, यू शुड रीड द टॉपिक्स प्रॉपरली एंड देन रिलेटेड टू द टॉपिक्स यू शुड आस्क योर डिफिकल्टीज। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको रीड करते रहे घर पे। मेटल्स, नॉन मेटल्स, एनसीईआरटी एज वेल एज स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से आपको चैप्टर रीड करना है। पूरा टॉपिक अभी आप रीड कर सकते हो, जो समझ में आएगा ठीक, नहीं समझ में आया मार्क करके रखना। जैसे जैसे क्लासेस में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे नए नए लेक्चर्स आते जाएंगे, ये सारे टॉपिक्स आपके डील होते रहेंगे। ठीक है, विल टेक सम मोर डिफिकल्टीज। दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट ऑल ऑफ यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन आस्किंग डिफिकल्टीज। सर्वेश बोलिए सर। हाँ सर। सबसे पहले ये मेटल की प्रॉपर्टीज फॉलो करिए। Sarvesh, sorry, I cannot hear you properly. Sorry, I won't be able to take your difficulty now. सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से।
वरद इंगोड़े, प्लीज आस्क। वरद इंगोड़े, प्लीज आस्क योर डाउट। श्रेयस मालपानी बोलिए। सर जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, तो हम उस लेयर को लस्टरस बोल सकते हैं क्या? क्योंकि वो दिखने में बहुत लस्टरस रहती। ठीक है सर, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे जब हम आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब ये चीज डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, अभी आएगा, कल वाले लेक्चर में आ जाएगा वो। ठीक है, आयुष मिश्रा प्लीज आस्क। सर हाँ सर। सर योर वॉइस वाज नॉट ऑडिबल सर। कहाँ तक सुना सर आपने? सर वो इसके पहले का जो डाउट था ना सर, वो वहां था। ठीक है, ओके, आई विल अरेंज फॉर समथिंग, इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। ठीक है ओके सर। तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, ठीक है, लेट्स गो अहेड। सो वी हैव डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज से आगे बढ़ते हैं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मेटल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अभी इंफॉर्मेशन बेसिस है, दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर। सिर्फ याद रखना है क्या क्या इंफॉर्मेशन है। मेटल्स आर सोनोरस, लर्न कर सकते हैं। मेटल्स जो है वो सोनोरस है। ऑन हैमरिंग दे प्रोड्यूस साउंड। अब सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल्स है। क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल्स है तो इनमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा ऑन हैमरिंग, राइट। कॉपर, आयरन, निकेल, these are hard metals. हार्ड मेटल्स स्ट्रॉन्ग मेटल्स, इनका स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इनको हैमरिंग करेंगे। आई विल नॉट टेक डिफिकल्टीज नाउ, प्लीज पे अटेंशन इन द क्लास। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। सो दीज आर हार्ड मेटल्स, आयरन, कॉपर, इवन गोल्ड। ठीक है, गोल्ड थोड़ा सॉफ्ट है बट सोनोरिटी दिखाता है। सो सोनोरस मीन्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स। तो मेटल में क्या होता है? मेटल में एटम्स होते हैं, राइट। एटम्स होते हैं, कटायंस और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। फॉर द टाइमिंग लेट अस कंसीडर एटम्स होते हैं। नाउ दोज एटम्स, द एटम्स कैन मूव। अब मूव मतलब छोड़ के नहीं चले जाते, उन्हीं की जगह पे वेरी स्मॉल डिस्टेंस में वाइब्रेट करते रहते हैं। अपॉन हैमरिंग वाइब्रेशन बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड देयरफॉर वी कॉल दैट थिंग एज सोनोरिटी। उस चीज को हम सोनोरिटी बोलते हैं। सो मेटल्स आर सोनोरस and metals are hard. Metals are solid in nature, right? कुछ exceptions है उसके, हम देखेंगे उसके exceptions क्या है। Metals are good conductors of electricity, and क्योंकि metals hard है, तो therefore metals are malleable and ductile. हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि definition क्या है malleability की और ductility की। Ductility means ability to be drawn into sheet. Ductility means ability to be drawn into wires, and malleability means the meaning of malleability is that it can be beaten into sheets. हम बैंग करके, हैमरिंग करके शीट्स में डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही में हम वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं। छोटी छोटी पतली पतली वायर्स वी कैन डेवलप। कॉपर की वायर्स यूज होती है, आयरन वायर्स कैन ऑल्सो बी डेवलप, इवन गोल्ड एंड सिल्वर वायर्स आर डेवलप। जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें सिल्वर और गोल्ड की वायर्स यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज सिल्वर एंड गोल्ड आर डक्टाइल। ज्वेलरी में भी सिल्वर और गोल्ड की वायर्स यूज होती है, therefore they are ductile. Therefore they are ductile नहीं, because they are ductile. Because gold and silver are ductile, therefore their wires can be prepared. So metals are ductile, metals are malleable, metals are sonorous, metals are hard, and metals are solid in state. ठीक है, and metals are good conductors of electricity. ठीक है, अब हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल्स में डिस्कस करेंगे। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे रूम टेम्परेचर, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कल भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। एट हाई टेम्परेचर्स मेटल्स कैन मेल्ट। लिक्विड आयरन एग्जिस्ट कर सकता है। कहाँ एग्जिस्ट करेगा? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इवन आयरन कैन मेल्ट।
सो मेटल्स जो है वो सॉलिड है, लेकिन वो कहाँ है सॉलिड? सिर्फ रूम टेम्परेचर पे मेटल्स सॉलिड है। इसका एक्सेप्शन है मर्क्यूरी एंड गैलियम आर लिक्विड्स। स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में मर्क्यूरी एंड गैलियम आर लिक्विड ऐसा मेंशन्ड है। मर्क्यूरी इज लिक्विड ऐसा मेंशन्ड है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ओके, सो यू हैव टू नॉट जस्ट रिमेंबर द एक्सेप्शंस, आपको ये भी याद रखना है कि कौन से बुक के अकॉर्डिंग क्या एक्सेप्शन है। फिर गैलियम के बारे में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? तो गैलियम एंड सीजियम विल मेल्ट इफ केप्ट ऑन पाम। सर फिर ऐसे कैसे हो गया? पाम पे रख देंगे तो गैलियम और सीजियम मेल्ट हो रहा है और मर्क्यूरी लिक्विड है, लेकिन वहां स्टेट बोर्ड में तो मर्क्यूरी और गैलियम लिखा है। ऐसा लॉजिक क्यों आया? बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस मटेरियल्स में, वेबसाइट्स में, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन गिवन होती है। वेरिएंस इसलिए आता है, वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन इसलिए आ रही है क्योंकि रूम टेम्परेचर का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इंडिया में रूम टेम्परेचर यूरोप से, अमेरिका से, यूएस से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो गैलियम और सीजियम जो है इट विल मेल्ट इफ इट इज केप्ट ऑन पाम। उसका रीजन ये है कि द टेम्परेचर ऑफ द पाम, टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मोर देन द रूम टेम्परेचर, ठीक है। So temperature of human body is more than room temperature. तो इससे हम एक लॉजिक डेवलप कर सकते हैं based on the information in NCERT textbook. We can develop the logic that गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 27 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में होगा, because the human body's temperature is 37 degree Celsius more or less and the room temperature is considered to be 27 degree Celsius. उसी को ambient temperature भी बोलते हैं। तो ambient temperature 27 degree Celsius, room temperature 27 degree Celsius, ह्यूमन बॉडीज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। सो गैलियम एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट समवेयर इस रेंज में होगा। सो दीज आर द एक्सेप्शंस, यू हैव टू रिमेंबर द एक्सेप्शंस। गैलियम सीजियम will melt if kept on the palm and mercury is a liquid. Okay, at room temperature why? तो इसका रीजन दे दिया, because अलग अलग टेम्परेचर्स पे, at very high temperatures even solids can melt. तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो मर्क्यूरी लिक्विड है वो किसी वेरी लो टेम्परेचर पे सॉलिड भी हो सकता होगा, बिकॉज मर्क्यूरी इज इन लिक्विड स्टेट। तो मर्क्यूरी का हम फ्रीजिंग पॉइंट ये डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आयरन का होगा मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम का होगा मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज आयरन एंड सोडियम आर सॉलिड्स एज पर अवर रेफरेंस। हम रूम में बैठते हैं तो रूम में आयरन इज अ सॉलिड, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड, सोडियम इज अ सॉलिड। तो सोडियम और आयरन का होगा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि हीट करते जाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। Whereas मर्क्यूरी को कूल करते जाएंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? सॉलिडिफाई हो जाएगी। आयरन को और ज्यादा कूल करेंगे तो सुपर कूल्ड सॉलिड ऐसा कुछ नहीं होता। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन ही स्टेट्स के बारे में हमें बात करना है। मर्क्यूरी को कूल करेंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, आयरन को कूल करेंगे तो वो तो ऑलरेडी सॉलिड है और ज्यादा सॉलिडिफाई नहीं होता। लेकिन आयरन को हीट करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। एट वेरी हाई टेम्परेचर iron and sodium, even gold can melt. मर्क्यूरी को हीट करेंगे तो डेफिनेटली उसके वेपर्स बनेंगे। तो मर्क्यूरी वेपर्स कैन बी डेवलप्ड, घर पे नहीं बना सकते, लेबोरेटरी में डेवलप करेंगे। मर्क्यूरी वेपर्स कैन बी डेवलप्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। उस चीज को मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। सो दैट कैन बी कंसिडर्ड। सो मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आयरन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो भी हम बातें करते हैं वो सिर्फ रूम टेम्परेचर पे बात की जाती है। Okay, next point. Now there are some exceptions in physical properties. Iodine is lustrous. Purple कलर का है या violet कलर का solid है। Okay, so iodine जो है, iodine क्या है? iodine एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आर either gaseous in nature or solid in nature. Metals क्या है? Metals solid है। Metals are solid. There are some exceptions. Some of the metals are liquid. हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा। Non-metals on the other hand are solids as well as gaseous. सिर्फ कुछ non-metals है, एक ही non-metal है, bromine, which is a liquid. आयोडीन जो है, आयोडीन इज lustrous और आयोडीन सॉलिड भी है। आयोडीन का कलर पर्पल या वॉयलेट होता है, ठीक है। सो आयोडीन सॉलिड है, ये एक एक्सेप्शन हो गया। आयोडीन इज अ सॉलिड इज नॉट एन एक्सेप्शन। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, नॉन मेटल्स कैन बी गैसेस। आयोडीन इज लस्चरस, दिस इज एन एक्सेप्शन। ध्यान रखें कि आयोडीन का लस्चरस होना इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि वो शाइन करता है और आयोडीन का कलर पर्पल या वॉयलेट होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा हम और डिस्कस करते हैं, पर्पल और वॉयलेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये एक छोटा सा होमवर्क लेके जाओ।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्पल एंड वायलेट? एक जनवरी फरवरी वाला भी होमवर्क दिया था आई गेस, सो वैसे ही एक डिफरेंस पर्पल एंड वायलेट में होगा, आप लोगों को पता करके आना है। दिस इज ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है, वो होमवर्क दे दिया। कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज ग्राफाइट एंड अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज डायमंड। कार्बन जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट, एंड वही कार्बन बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। डायमंड बैड कंडक्टर, ग्राफाइट गुड कंडक्टर। सर ऐसा क्यों हुआ, हम आज वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इट इज अवेलेबल इन दिस प्रेजेंटेशन एज वेल। सिर्फ याद रखना है कार्बन जो है वो गुड कंडक्टर भी है और बैड कंडक्टर भी है। ग्राफाइट वाले फॉर्मेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और डायमंड वाले फॉर्मेट में कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट, दे कैन बी कट विद अ नाइफ, लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी एक्सेप्शन है। इस पे कुछ लोगों ने डाउट भी पूछे थे अभी। देयर वर सम डिफिकल्टीज इन टुडेस क्लास ऑन दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट। अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। दे आर मेटल्स, वो मेटल्स है, भले ही उनका डेंसिटी कम है, भले ही उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। ब्रोमीन इज अ लिक्विड, नॉन मेटल्स आर आइदर गैसेस और सॉलिड्स, दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सिर्फ ब्रोमीन लिक्विड है, बाकी कोई नॉन मेटल लिक्विड नहीं है। नॉन मेटल्स या तो गैसियस स्टेट में है या तो सॉलिड स्टेट में। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस। नीडलेस टू से यू हैव टू रिमेंबर दीज एक्सेप्शंस, ओके। सो नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग एलोट्रॉप्स डिस्कस करेंगे। तो ग्राफाइट और डायमंड क्या है? ग्राफाइट एंड डायमंड आर एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। सर एलोट्रॉपी क्या है, वो अभी आएगा, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स अंडर द सेम कंडीशन। एलिमेंट्स जो है वो सेम कंडीशंस में, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, सेम कंडीशंस, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी दो या दो से ज्यादा अलग अलग फॉर्मेट में रह सकते हैं, उस चीज को एलोट्रोप बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट एलोट्रोपी इज अ कंसेप्ट फॉर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स के एलोट्रोप्स नहीं होते, मिक्सचर्स के भी एलोट्रोप्स नहीं होते। एलोट्रोप्स होते हैं सिर्फ एलिमेंट्स के। डिफरेंट फॉर्मेट में एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं, ओके। माय मिस्टेक। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी एंड द फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलोट्रोप्स ऑफ ईच अदर। जो प्रॉपर्टी है उसको एलोट्रोपी बोलते हैं और फॉर्म्स को एक दूसरे का एलोट्रोप बोलते हैं। सो कार्बन का एलोट्रोपी होता है, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन shows allotropy, diamond is an allotrope of carbon, graphite is an allotrope of carbon. Physical properties of allotropes are different, chemical properties is the generally the same. Physical properties जो है वो different होती है, ठीक है। chemical properties generally same होता है। there are some exceptions, chemical properties भी कुछ allotropes की different आती है, but physical properties जो है allotropes की वो different होती है generally। जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट स्लाइड में देखा, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ ऑफ दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ गई, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस आर टू टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स में भी टाइप होते हैं, कुछ एलोट्रोप्स क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, कुछ एलोट्रोप्स एमॉर्फस नेचर के होते हैं। डायमंड, ग्राफाइट, फुलरीन आर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स एंड कोल इज एन एमॉर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन। लर्न कर सकते हैं इस चीज को। डायमंड, ग्राफाइट, फुलरीन, फुलरीन ये नया वर्ड होगा कुछ लोगों के लिए। सो फुलरीन इज आल्सो एलोट्रोप ऑफ कार्बन एंड कोल इज एन एमॉर्फस एलोट्रोप। दो टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स एंड एमॉर्फस एलोट्रोप्स, ठीक है। सो अब हम लोग डिफिकल्टीज लेंगे, वी विल डिस्कस सम डाउट्स, देन विल गो अहेड। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टीज। अब तक जो पढ़ा है इसमें अगर डाउट्स है तो प्लीज हाथ उठाएं। आदित्य डेहनकर, प्लीज आस्क। Yes, sir. As you told the physical properties, but carbon is a non-metal, na? Yes, sir. Then why you take in a metal? I cannot understand it. Please, can you please repeat your doubt? Sir, as a carbon is a non-metal. Yes, sir. Carbon is non-metal. Then why you take in a physical property of metal for carbon?
पढ़ा है, some exceptions in physical properties. The heading of the slide says that there are some exceptions in physical properties. हमने आयोडीन के बारे में भी डिस्कस किया, कार्बन के बारे में भी डिस्कस किया, कुछ मेटल्स के बारे में भी डिस्कस किया. We are discussing the exceptions in physical properties of metals as well as non-metals. We are not restricting the discussion only to metals. Okay, carbon is a non-metal and it should have been a bad conductor of electricity because non-metals are considered to be bad conductors of electricity. But अब कार्बन जो है वो एक्सेप्शन दिखा रहा है तो क्या कर सकते हैं? डायमंड फॉलो कर रहा है, डायमंड इज फॉलोइंग द नॉन मेटल बिहेवियर टू बी अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्राफाइट is an exception. Graphite is a good conductor of electricity. वैसे जो उसके ऊपर वाला पॉइंट आयोडीन लिखा है, आयोडीन is lustrous. Iodine is also a non-metal. This is also an exception. Lustrous. Non-metals are generally not lustrous. Non-metals इतना अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते जितना अच्छे से मेटल्स कर सकते हैं. नॉन-मेटल्स का उतना ज्यादा शाइन नहीं होता है, लेकिन आयोडीन का है, तो उसको हमने एक्सेप्शन के तौर पे लर्न कर लिया. I hope this is clear. I hope your doubt is cleared. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. तनिष्क कोठारी. चलो स्लाइड में आना. तनिष्क आपका डाउट बोलिए प्लीज. Tanish, I cannot hear you properly. Sir, am I audible? Yes, Tanish, please tell. Hello, sir. हाँ Tanish, please ask your doubt. Hello, sir. Yes, sir, please. am I audible? Yes, you are audible. Sir, Please. जैसा आपने बोला है कि कंपाउंड्स जो रहते हैं वो, सर मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज टूट के आ रही है. हेलो सर. Tanish, will take your difficulty at a later stage, okay? सर जैसे आप. Tanish, we will take your difficulty at a later stage. Fine. Harshit Khandelwal, please ask your difficulty in one sentence. Okay? Harshit Khandelwal, बोलिए. Harshit, please go ahead with your difficulty. Sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Please tell. Sir, there are like we discussed two allotropes of carbon, graphite and diamond. There are many allotropes of carbon. We discussed only. But we. So, sir, why is there a chemical difference of chemical properties among graphite and diamond? Very good. Is there a specific reason for it? Yes, the specific reason is their structure. We will discuss their structure and then this difficulty will be cleared. Structure की वजह से कुछ chemical differences आ जाते हैं. Graphite का structure 2D hexagonal layers है. Diamond का structure 3D tetrahedral है. इसका मतलब क्या होता है ये अभी आगे पढ़ाएंगे. ठीक है? Please be tuned with us. Next. Okay, sir. Okay. Next, Bhargavi, please ask. सर जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा डिफरेंस है जिसके कारण कि वो नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है. आपका डाउट बहुत अच्छा है. इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, इंटरपार्टिकल नेचर में क्या डिफरेंस आ गया जिसकी वजह से वो चीज सॉफ्ट सॉलिड है. तो आयरन का इंटरपार्टिकल डिफरेंस अलग है और सोडियम का अलग है. सोडियम, लिथियम और पोटेशियम का सिमिलर है और वो आयरन से डिफरेंट है. अब वो एग्जैक्टली क्या है ये चीज क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं. ठीक है? कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं. डिफरेंट फॉर्मेट्स के नाम होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें होती है. वो हमें सॉलिड का स्ट्रक्चर बताते हैं कि सॉलिड के एटम्स कहाँ रखे गए हैं, सॉलिड्स के एटम का पैकेजिंग कितना अच्छा है. अगर पैकेजिंग अच्छा होगा तो वो चीज ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा भारी होगा इन द सेम वॉल्यूम. अगर पैकेजिंग अच्छा नहीं होगा तो पैकेजिंग अच्छा नहीं होने की वजह से वो चीज का डेंसिटी कम हो जाएगा. तो क्योंकि डेंसिटी वेरी कर सकता है तो उसी तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी वेरी कर सकती है. तो सॉफ्टनेस ऑफ द मेटल इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरपार्टिकल डिस्टेंस एंड इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाइफ से उसको कट कर सकते हैं, आयरन को कट नहीं कर सकते नाइफ से उतना इजीली, राइट? तो रीजन इज
पार्टिकल के बीच के अट्रैक्शन में डिफरेंस है, वो एग्जैक्टली क्या है ये क्लास 12 के सॉलिड स्टेट में आता है। ओके सर। और सर कार्बन के सिवा कोई एलिमेंट एलोट्रोपी एग्जिबिट करता है? बिल्कुल, बहुत सारे एलिमेंट्स एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉस्फोरस भी एलोट्रोपी एग्जिस्ट करता है, सल्फर भी एलोट्रोपी एग्जिस्ट करता है, इवन ऑक्सीजन भी एलोट्रोपी एग्जिस्ट करता है। सोचो, ऑक्सीजन के दो फॉर्मेट O2 एंड O3, तो ऑक्सीजन एंड ओजोन, सेम कंडीशन पे ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट कर सकता है, ओजोन भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो सिर्फ कार्बन ही एलोट्रोपी शो करता है ऐसा नहीं है, फॉस्फोरस आल्सो शोज एलोट्रोपी, sulfur also shows allotropy to a certain extent, and oxygen also shows allotropy, but only elements can show allotropic behavior. compounds का allotropy नहीं होता है, और compounds के साथ साथ mixtures का भी allotropy नहीं होता है। ठीक है, भार्गवी क्लियर हुआ? यस सर, गुड, थैंक यू सर। थैंक यू। प्रथमेश धर्मे। सर एम आई ऑडिबल? Yes sir, you are audible. Please tell. सर हम रेगुलरली देखते हैं कि कार्बन ब्लैक कलर का रहता है, यानी वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो फिर सर जब उसका एलोट्रोप डायमंड है, तो फिर डायमंड में मतलब डायमंड लाइट को रिफ्लेक्ट करता। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब उसके लगभग एलोट्रोप्स लाइट को एब्जॉर्ब करते और एक इलेक्ट्रोप ऐसा निकल जाए कि वो एकदम लाइट को रिफ्लेक्ट करने लग जाए? You are not audible. Not audible. Allotropy means, the meaning of allotropy is that elements can exist in different formats. Elements can exist in different forms at the same condition. जो हमारा थिंकिंग है ना कि जो कार्बन है वो ब्लैक कलर का होगा, वो इसलिए आया क्योंकि कोल ब्लैक कलर का है, ग्राफाइट ब्लैक कलर का है। ठीक है, कार्बन का एलोट्रोप कोल is an amorphous allotrope, graphite is a crystalline, but coal is an amorphous allotrope. तो होता ये है कि amorphous allotropes का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, लेकिन उन दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस की वजह से लाइट को एब्सॉर्ब करना है या लाइट को रिफ्लेक्ट करना है ये डिसाइड हो रहा है। डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन कोल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। कोल पाउडर्ड सब्सटेंस जैसा है, तो देयरफॉर इट इज एमरफस। डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो होता ये है कि जो एलोट्रोपी एक बड़ा सा हेडिंग है, सेम एलिमेंट्स शो डिफरेंट फॉर्म्स। उस एलोट्रोपी हेडिंग में दो डिफरेंट पार्ट्स आ गए। फर्स्ट पार्ट इज एमरफस, सेकेंड पार्ट इज क्रिस्टलाइन। Generally crystalline ones are lustrous and amorphous ones are non-lustrous. जो क्रिस्टलाइन वाले होते हैं वो लस्चरस होते हैं, तो जो ग्राफाइट है वो भी लस्चरस है एंड डायमंड भी लस्चरस है। amorphous on the other hand are dull in color. They are dull in color because they don't reflect light. शाइन नहीं करते हैं वो, इसीलिए कोल शाइन नहीं करता है। अब एग्जैक्टली स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा क्या हुआ, तो वो चीज 12th में देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसमें बताते हैं कि कलर किस वजह से आया। बट फॉर द टाइमिंग आप इतना समझो कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया तो लस्चरस में डिफरेंस आ गया। तो लर्न ये करना है कि क्रिस्टलाइन थिंग्स आर लस्चरस एंड एमरफस थिंग्स आर नॉन लस्चरस। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स लस्चर शो करते हैं, शाइन कर सकते हैं। एमरफस एलोट्रोप्स लस्चर नहीं शो करते। कोल इज नॉन लस्चरस, therefore coal absorbs all the light which is induced incident on it. ग्राफाइट ब्लैक कलर का है लेकिन फिर भी लस्चरस है, शाइन करता है, इसीलिए पेंसिल में यूज करते हैं लिखने के लिए। ओके, डायमंड ऑन द अदर हैंड इतना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है कि डायमंड का कलर ही नहीं है। ओके, डायमंड इज कलरलेस, इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। अगर एक रूम में चारों तरफ से दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, द रूम इज कंप्लीटली ब्लैक, तो उस कंप्लीटली ब्लैक रूम में अगर डायमंड रखा है तो पता भी नहीं चलेगा वो डायमंड किधर है। ऑब्वियस बात है कि हम उस अंधेरे रूम में है बिना लाइट के सोर्स के। अगर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ही डायमंड लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, स्पार्कल करता है। ठीक है, बिकॉज इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट को बोलते हैं फिक्स्ड अरेंजमेंट,
प्रॉपर अरेंजमेंट, एमरफस अरेंजमेंट को रैंडम अरेंजमेंट बोलते हैं. एमरफस इज मोर रैंडमाइज्ड, क्रिस्टलाइन इज मोर प्रॉपरली अरेंज्ड. ठीक है, ठीक है सर. प्रथमेश, हुआ डाउट थोड़ा बहुत क्लियर? प्रथमेश प्लीज रिप्लाई बैक. सर आपने बोला कि हमारी जो थिंकिंग है कार्बन ब्लैक रहता है, तो ये कोल से आई, तो सर रियलिटी में कार्बन का कलर है या वो भी कलर? सर रियलिटी में कार्बन कैसा रहेगा? या तो डायमंड रहेगा, या तो ग्राफाइट रहेगा, या तो फुलरिन रहेगा, या तो कोल रहेगा. रियलिटी में ऑक्सीजन कैसा है? रियलिटी में ऑक्सीजन O2 है और O3 भी है, बराबर है, दोनों ही कलरलेस है. तो रियलिटी में कोल ज्यादा है, डायमंड कम है. या ऐसे सोचो, कोल ज्यादा दिखाई देता है, कोल का यूज ज्यादा आता है, डायमंड का यूज डेली लाइफ में इतना नहीं होता है. ग्राफाइट और ज्यादा यूज हो रहा है, कोल से भी ज्यादा ग्राफाइट का यूज होता है, पेंसिल में ग्राफाइट यूज होता है. तो कार्बन इज ब्लैक इन कलर, ये स्टेटमेंट बोलने से ज्यादा अच्छा होगा कोल इज ब्लैक इन कलर, ग्राफाइट इज ब्लैक इन कलर, डायमंड इज कलरलेस. ठीक है, सो वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कार्बन को कार्बन न ट्रीट करते हुए उसके एलोट्रॉपी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. दिस इज एज गुड एज सेइंग कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 प्रॉपरली डिफाइन कर दिया. अगर सिर्फ क्लोरीन बोला है तो हमें पता है कि उसमें 35 वाला आइसोटोप है और 37 वाला आइसोटोप भी है, राइट. एट द सेम टाइम फॉर कार्बन देयर आर मेनी एलोट्रोप्स, उसमें से जो ज्यादा यूज हो रहा है या जो ज्यादा दिखाई दे रहा है उसी के रिस्पेक्ट में कार्बन का कलर डिफाइन हो गया. अब जैसे सोडियम है, तो सोडियम येलोइश कलर का है, तो सोडियम का कोई एलोट्रोप नहीं है, तो नेचर में सोडियम सिर्फ सोडियम ही है. अगर उसके डिफरेंट एलोट्रोप्स होते तो उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम रख देते ना. कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोप्स है, इसलिए कार्बन अलग अलग फॉर्मेट्स में नेचर में मिलता है. ठीक है सर, क्लियर हुआ डाउट? ओके, थैंक यू. नेक्स्ट हर्ष मालू, प्लीज आस्क. सर आपने बोला ना कि ऑक्सीजन और O3 ओजोन एलोट्रोप्स है सर, लेकिन मतलब O3 तो जब मतलब हाई टेम्परेचर जब लाइटनिंग होती ऊपर तब बनता ना, तो सिमिलर कंडीशंस में कहाँ बन रहा, तो उन दोनों को एलोट्रोप्स नहीं बोल सकते ना. ठीक है, आपका डाउट अच्छा है, अपन डिस्कस करते हैं. ठीक है, वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आफ्टर योर डाउट इज सेड, आप लोगों ने आपका डाउट बोल दिया है, उसके बाद म्यूट कर लेना खुद को. ओजोन बनने की कंडीशन अलग है, हाई टेम्परेचर पे हाई एल्टीट्यूड पे ओजोन बनता है, करेक्ट है. लेकिन बनने की कंडीशन तो ग्राफाइट और डायमंड की भी अलग अलग है. लेकिन ग्राफाइट और डायमंड एक दूसरे के बाजू में रख सकते हैं, उसी तरह से ऑक्सीजन और ओजोन भी एक दूसरे के बाजू में हम रख सकते हैं. हाई एल्टीट्यूड पे बना लो और यहाँ पे लेके आके सिलेंडर में रख दो. ग्राफाइट बनने का मेथड एंड डायमंड बनने का मेथड डिफरेंट है, बट बोथ ऑफ देम कैन एग्जिस्ट अंडर द सेम कंडीशन. सब लोग प्रेजेंटेशन पे देखें. एबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स टू exist in different forms under the same conditions या similar conditions. exist in different forms की बात हो रही है, produce या create in different forms नहीं है. ठीक है, different different conditions apply करेंगे तो different different allotropes मिलेंगे, but those different different allotropes can exist at the same condition. रूम टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डायमंड भी रख सकते और ग्राफाइट भी रख सकते. Same thing for ozone and oxygen. Oxygen and ozone can be kept in different cylinders at the same conditions. Okay. So किनका डाउट था ये? हर्ष, प्लीज रिप्लाई बैक, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? सर तो मतलब आप ऐसा बोल रहे कि ऑक्सीजन और ओजोन साथ में मतलब सी लेवल पे रख सकते? हाँ, सिलेंडर में रख सकते, अलग अलग सिलेंडर में रखना, सिलेंडर का ढक्कन बंद करके रखना. ओजोन रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकता है,
बनता नहीं है ओजोन रूम टेम्परेचर पे, कोई दूसरा मेथड होगा जिससे बनता होगा, उसके बारे में हम नहीं डिस्कस कर रहे अभी। हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि क्या वो दोनों चीजें सेम कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकती है। हाँ, अगर कर सकती है तो उसको एलोट्रोप्स बोलेंगे। ठीक है, फिर आगे चल के एलोट्रोपी की भी डेफिनेशन रिवाइज होगी। ठीक है, आगे चल के जब हम एक्चुअल एलोट्रोपी का डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें डिफरेंट कंडीशंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो सल्फर के जो दो डिफरेंट एलोट्रोप्स है, फॉस्फोरस के डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोप्स, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्टी, नयन सोनोने, नयन प्लीज यस आस्क। सर। सर ऐसा सर ब्रोमीन ब्रोमीन enough with the doubts, enough with the difficulties, we'll go ahead now. Okay, हम आगे बढ़ते हैं. Let's take the lecture forward. So ability of some elements to exist in different forms under the same condition is called as allotropy. This ability is called allotropy and the forms are called as allotropes of each other. जो forms है उसको एक दूसरे के allotropes बोलते हैं. Physical properties of allotropes are different. Chemical properties are same. Generally, some chemical properties are also different. Sometimes chemical properties भी change होती है. ठीक है. Crystalline and amorphous are two different types of allotropes. Okay. कार्बन वाला एग्जांपल हमने देख लिया. डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरीन आर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स एंड कोल इज एन एमोर्फस एलोट्रोप. ठीक है, अब हम लोग डायमंड के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स डिस्कस अबाउट डायमंड. डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. इट इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस सॉलिड. इट रिफ्लेक्ट्स एज वेल एज रिफ्रैक्ट्स लाइट एंड देयरबाय प्रोवाइडिंग इट्स ब्रिलियंट लस्टर. स्पार्कल भी करता है डायमंड, और डायमंड जो है डज नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑन इट्स ओन. प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दें कि डायमंड खुद से लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करता है. ब्रिलियंट लस्टर होता है डायमंड का, शाइन करता है, स्पार्कल करता है, और वो कलरलेस सॉलिड है. डायमंड का, प्योर डायमंड का कोई कलर नहीं होता, और डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट भी होता है. ओके, डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.51 and it is a bad conductor of electricity because the valency of each carbon atom is fulfilled and there are no free electrons. डायमंड में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, सारे कार्बन एटम्स की वैलेंसी कंप्लीट है. ये कैसे आया, इधर देखो. डायमंड डज नॉट रिएक्ट विद स्टेबल एसिड्स, अल्कली या वाटर. इट इज वेरी मच स्टेबल. स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी. ये जो ब्रैकेट में लिखा है, जो स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इट सेज दैट स्टेबिलिटी इज इनवर्स ऑफ रिएक्टिविटी. जो चीज ज्यादा स्टेबल है वो चीज रिएक्ट नहीं करेगी, वो चीज रिएक्ट नहीं करना चाहती. जो चीज ज्यादा रिएक्टिव है वो चीज स्टेबल नहीं है, इसीलिए रिएक्ट करती है. तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या है, रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी. ओके, ये डायमंड होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ऑन अ एटॉमिक लेवल. ध्यान दे कि जो ब्लैक कलर के डॉट्स है, दोज ब्लैक कलर डॉट्स आर कार्बन एटम्स. हर कार्बन एटम की वैलेंसी 4 है एंड हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स दिखाए गए हैं. जहां पे नहीं दिखाए गए हैं वहां पे भी इमेजिन कर लो कि 4 बॉन्ड्स है वहां पर. ठीक है, इस पे थोड़ा ट्राई करते हैं. ये वाला कार्बन एटम ध्यान से देखो, इसके 2 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके भी 2 और बॉन्ड्स है. स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं किए बट नेचर में है. यहाँ पे एक बॉन्ड होगा और यहाँ पे एक बॉन्ड होगा. एवरी कार्बन एटम हैज गॉट 4 बॉन्ड्स. हर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स है. ओके, डायमंड हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. इस चीज का नाम है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. 3 साइडेड फिगर बन गया, उस 3 साइडेड फिगर को टेट्राहेड्रॉन ऐसा नाम देते हैं. नीचे एक ट्रायंगल होता है, देयर इज अ ट्रायंगल, एंड उसके ऊपर देयर आर 3 अदर ट्रायंगल्स. So imagine this, there is one triangle नीचे base and 3 triangles ऐसे ऊपर रखे. First triangle, second triangle and third triangle. So this is a tetrahedral structure. Tetrahedral geometry diamond का होता है. Okay. Next, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms by single covalent bonds. Bond angle is around 109 degree. Bond angle learn करेंगे. Carbon atom के 4 bonds है, चारों बॉन्ड्स फुलफिल्ड है.
और चारों बॉन्ड्स 4 डिफरेंट कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो इमेजिन करो कि दिस इज 1 कार्बन एटम, तो इमेजिन दिस इज 1 कार्बन एटम, इसके 3 बॉन्ड नीचे हैं तो 1 बॉन्ड ऊपर होगा। इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। नाउ एवरी कार्बन एटम विल हैव 4 बॉन्ड्स एंड thus the structure proceeds। ऐसे स्ट्रक्चर चारों तरफ एक्सपांड होता है, एक्स एक्सिस पे भी एक्सपांड होगा, वाई एक्सिस पे भी एक्सपांड होगा और जेड एक्सिस पे भी एक्सपांड होगा। और स्ट्रक्चर डायमंड का ऐसा है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है क्योंकि कार्बन के all the bonds are fulfilled, because all the bonds of carbon are fulfilled, therefore there is no vacant or electrons, and because there are no vacant, there are no free electrons, and because there are no free electrons, the electrical conductivity of diamond is 0। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो टू ग्राफाइट। हम ग्राफाइट की बात करेंगे। ग्राफाइट इज ऑल्सो अ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्राफाइट जो है वो कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज गॉट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन एटम। ग्राफाइट गुड कंडक्टर, डायमंड बैड कंडक्टर। ग्राफाइट में क्या है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। इट इज ओपेक एंड डार्क ग्रे सॉलिड। इट हैज अ सॉफ्ट एंड स्लिपरी टच। इट लीव्स अ मार्क ऑन पेपर यूज्ड इन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पेंसिल में यूज करते हैं ग्राफाइट को। पेंसिल में पहले लेड यूज किया करते थे, बट लेड वाज फाउंड टू बी कार्सिनोजेनिक, कैंसर होता था उससे। लेड वाज हार्मफुल, इसीलिए पेंसिल में आप ग्राफाइट यूज करते हैं। बोलते लेड ही है, लीड ही बोला जाता है उसको, बट होता वो ग्राफाइट है। पहले लेड यूज किया जाता था। ग्राफाइट डार्क ग्रे सॉलिड है, ब्लैक नहीं है, डार्क ग्रे, बट डार्क ग्रे सिमिलर टू ब्लैक। इट इज ओपेक, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, इट डज नॉट लेट द लाइट पास थ्रू। ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट का उल्टा ओपेक। सॉफ्ट है, स्लिपरी टच, स्लिपरी टू टच है, एंड इट लीव्स अ मार्क ऑन पेपर। ओके, डेंसिटी ऑफ ग्राफाइट इज 2.25 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी वैल्यू लर्न कर लेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट। ओके, ध्यान से देखिए, ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर है। इसमें ऊपर की लेयर देखेंगे, ध्यान दो कि दिस इज 1 लेयर, दिस इज फर्स्ट लेयर ऑफ ग्राफाइट। इमेजिन दिस इज सेकंड लेयर, दिस इज थर्ड लेयर। सो देयर आर 3 लेयर्स इन दिस डायग्राम। देयर आर 3 लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स होंगी, राइट। एंड देन दीज बॉन्ड्स, दीज आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन, द डॉटेड लाइंस आर वीक बॉन्ड्स। जो सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। एवरी कार्बन एटम हैज 3 बॉन्ड्स। डायमंड में कितने थे? डायमंड में 4 थे। Every carbon atom had 4 bonds in diamond. In graphite, every carbon atom is having 3 bonds. तो एक बॉन्ड कहाँ गया? एक बॉन्ड खाली हो गया। तो वो खाली होने की वजह से क्या हो गया? फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। Because of that free electron, electricity is conducted. Okay. So each carbon atom is bonded to 3 other bonds. Each carbon atom is bonded to 3 other atoms by single covalent bond. ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्राफाइट में जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से वो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सोचो, अगर ग्राफाइट में 10,000 एटम्स है तो 10,000 एटम्स के 10,000 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, एंड वो 10,000 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स। हर कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, और ऐसे लेयर्स के ऊपर लेयर रखी हुई है। देयर आर मेनी लेयर्स। बिकॉज ऑफ द लेयर्स ग्राफाइट इज स्लिपरी। डायमंड हार्ड है। क्यों डायमंड हार्ड है? स्ट्रक्चर इमेजिन करो, अगर डायमंड पे फोर्स डालेंगे तो वो फर्स्ट बॉन्ड से नीचे की 3 बॉन्ड में फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हर बॉन्ड नीचे की 3 बॉन्ड में फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके नीचे वाला बॉन्ड 3 बॉन्ड में फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड डायमंड टूटेगा नहीं। ग्राफाइट ऑन द अदर हैंड इज गॉट स्लिपरीनेस। ग्राफाइट में स्लिपरी बिहेवियर है। बिकॉज ऑफ द स्लिपरी बिहेवियर इट कैन फ्लो लाइक दिस। फ्लो एज इन इट कैन स्लिप। क्यों स्लिप हो रहा है? क्योंकि पहली लेयर दूसरी लेयर डॉटेड लाइंस वाले वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। The dotted lines are weak forces of attraction, therefore graphite has got slippery nature. Layers are placed over each other and this gives the slippery touch. Weak force of attraction exists between the layers. यही पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेयर्स के बीच में। ओके, सो दिस इज द प्रेजेंटेशन। नाउ आई विल टेक सम डिफिकल्टीज। अभी हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। प्लीज आस्क योर डाउट्स वन बाय वन। ओके, यस, हर्षवर्धन प्लीज आस्क।
हर्षवर्धन अपना डाउट पूछे। सर ऐसा क्यों रहता है कि जो जो एलिमेंट हाई डेंसिटी के रहते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम रहती है और जो लो डेंसिटी के रहते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है? सर ऐसा अगर होगा तो मुझे पता नहीं है। डेंसिटी का रिएक्टिविटी के साथ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने ऑब्जर्व किया होगा और आपको ये इन्फरेंस मिला होगा, बट आई एम श्योर इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे। डेंसिटी को रिएक्टिविटी से इतना इजीली रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम कर सकते हैं तो हम देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड रिएक्टिविटी। उसका रीजन, सिंपल सा रीजन ये है, बिकॉज डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्टिविटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्टिविटी आती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और डेंसिटी का फ्री इलेक्ट्रॉन से इतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो आई डोंट थिंक देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब कोई भी टाइप का रिलेशन, ठीक है। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दीस टू थिंग्स। ओके, अगर आगे आएगा फ्यूचर में तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट अब तक तो नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट डाउट, वेदांत। वेदांत बोलिए। वेदांत प्लीज आस्क। सर प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। यस सर। ये वाला नहीं, ये ग्राफाइट नहीं सर, उसके पीछे का। बोलिए सर। यस सर, ये। हाँ बोलिए सर, डाउट तो पूछो। नहीं सर, स्लाइड ही चेंज करनी है। अच्छा, स्लाइड ही देखना है। ओके, देख लो स्लाइड। अच्छा, भार्गव। भार्गव प्लीज आस्क। सर ये वाली नहीं सर, भार्गव प्लीज आस्क। Sir, can the allotropes be man-made? नहीं sir, elements are not man-made. Allotropes are different forms of the elements. So therefore allotropes cannot be man-made. Allotropes जो होते हैं वो नेचर में ही मिलते हैं। फुलरीन एक एलोट्रोप है, वो मैनमेड नहीं है, वो भी नेचर में मिलता है, ठीक है। हाँ, क्या होता है कि हम अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे ग्राफाइट कैन बी प्रिपेयर्ड, डायमंड कैन बी, लेकिन डायमंड कैन बी प्रिपेयर्ड, आर्टिफिशियल डायमंड्स टाइप है ना। बट द आइडिया बिहाइंड एलोट्रोप्स is that it is a natural thing. Okay, Anish, I hope that is okay. Anish, सर एलोट्रॉपिक के जो स्ट्रक्चर्स है ये इंटरचेंजेबल रहते क्या? मतलब ग्राफाइट का स्ट्रक्चर डायमंड में चेंज कर सकते हैं हम? हाँ, इंटरचेंजेबल रहते हैं, बट उतना इजी नहीं है। मतलब पहली बात तो ये कि वो इट कैन नॉट हैपन ऑन इट्स ओन, अपने आप इंटरचेंज नहीं होगा, ठीक है। बट डायमंड एंड ग्राफाइट आर इंटर कन्वर्टिबल। After applying certain conditions, graphite and diamond can be interconverted. ऐसा impossible है ऐसा नहीं है, but उतना easy भी नहीं है कि अपने आप हो जाए। जैसे ice melts into water, तो रूम टेम्परेचर पे वो चीज तो अपने आप हो गई है ना, तो वैसा अपने आप नहीं हो जाएगा, उसको करवाना पड़ता है, ठीक है। So that can be done. और सर ये 109 डिग्री बॉन्ड एंगल मतलब सिग्निफाई क्या करता है? हाँ, सिग्निफाई ये कर यार, वो अभी तो बस लर्न कर लो कि वो 109 डिग्री सिग्निफाई कर, 109 डिग्री है। 109 डिग्री ये सिग्निफाई करता है कि वो प्रॉपर टेट्राहेड्रल है। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल कैसा 60 डिग्री है, अगर मैं आपको बोल दूं दैट ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कोई ऐसे वैसे ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ही बात कर रहा हूँ, जो कि एक रेगुलर फिगर है, राइट। रेगुलर फिगर एंड इररेगुलर फिगर में डिफरेंस समझ में आता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज नॉट अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक साइड डिफरेंट आ गई, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो इट इज अ रेगुलराइज्ड फिगर। 109 डिग्री से ये पता चला दैट ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल एंड ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे सर्कल का एडिशन 360 डिग्री होता है तभी सर्कल बनता है। उसमें जितने भी एंगल्स बनाएंगे, बहुत सारे एंगल्स बनाओ, कम एंगल्स बनाओ, सबका एडिशन 360 होगा, तभी पता चला कि सर्कल कंप्लीट हो गया। तो वैसे ही 109 डिग्री आया तभी पता चला कि वो एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बना, कोई नॉर्मल टेट्राहेड्रॉन नहीं बना, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बना। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का मतलब है, याद है हमने अभी डिस्कस किया था कि उसमें ट्रायंगल्स है, तो सारे ट्रायंगल्स उसमें इक्वल है, ऑल द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट भी इमेजिन कर सकते हो। ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, अगर बॉन्ड लेंथ सारी इक्वल है तो ही उसमें 109 डिग्री एंगल आएगा डायमंड के केस में।
रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का प्रॉपर्टी है 109 डिग्री आना। ठीक है सर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट डाउट, मृणाल प्लीज आस्क। सर बोलिए। सर। हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। Sir, in chemical properties, you said that for reaction with other elements, usually hydrogen and oxygen are used as Yes. they are highly reactive. Yes. But sir, other elements are also more reactive than oxygen and hydrogen. So why don't we use them? Right, very good. मृणाल का डाउट है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही रिलेट किया, बाकी के एलिमेंट से रिलेट नहीं किया। क्या है कि हम बाकी के एलिमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। There are some elements which are highly reactive and they are more reactive than hydrogen and oxygen. But the only reason of using hydrogen and oxygen is that hydrogen and oxygen are easily available, and hydrogen and oxygen they react with most of the elements. ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे मेटल्स है, तो जो भी मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा उसका मेटल ऑक्साइड बनाएगा, जो भी मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा उसका मेटल हाइड्राइड बनाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स इज वेरी इजी। टू स्टडी हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स इज आल्सो इजी। तो उनकी रिएक्शंस इजी भी है, वो रिएक्ट भी जल्दी करते हैं और बहुत सारी चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ट्रीट कंसीडर किया। वैसे तो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाने पर उस चीज को केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। We can call that thing as chemical property if it reacts with any other substance. सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसलिए लिया है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत सारी चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर आयरन ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। We can compare iron oxide and copper oxide. उन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं। So metal oxides can be formed. Non-metals also react with oxygen. Metals react with hydrogen. Non-metals also react with hydrogen. So because of these reasons, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने कंसीडर किया है। ओके, ठीक है रोनाल, इज दिस ओके? Yes sir, thank you. ओके, गुड, थैंक यू। शुभम प्लीज आस्क। सर अपने को पता है कि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। यस सर। तो फिर सर सबसे डायमंड का सबसे लास्ट मतलब एकदम कॉर्नर का कार्बन एटम किससे बॉन्डेड होगा? ठीक है, गुड क्वेश्चन। अगर स्ट्रक्चर डायमंड का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं तो डायमंड का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो डायमंड का स्ट्रक्चर खत्म हुआ होगा, राइट? तो जो पेरीफेरी बोलते हैं उसको, पेरीफेरी मतलब बाउंड्री लाइन, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, बॉर्डर कंडीशन पे, बाउंड्री लाइन कंडीशन पे जो डायमंड्स होंगे उनके तो 4 से लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। तो द आंसर इज यस, उनके बॉन्ड्स 4 से कम होते हैं। फिर वहां पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर 100% परफेक्ट नहीं होता। अब डायमंड में हमने बोला कि एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, तो वहां पे एवरी का मतलब 99% है। देयर आर सम, इवन कुछ अंदर के भी एटम्स होंगे, कहीं बॉन्ड टूट जाएगा, कहीं पे 2 बॉन्ड्स खाली हो गए, तो परफेक्ट डायमंड का स्ट्रक्चर नहीं आता है। देयर आर सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डायमंड एज वेल, लेकिन होता क्या है, लाखों करोड़ों एटम्स के साथ में अगर 1000-1500 एटम्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। एंड बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हैविंग 4 बॉन्ड्स फुलफिल्ड, तो माइनॉरिटी एटम्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पेरीफेरी वाले एटम्स है, बाउंड्री लाइन वाले एटम, बाउंड्री कंडीशन वाले एटम्स है, उनके डेफिनेटली 4 बॉन्ड्स फुलफिल्ड नहीं है। तो क्या होता है कि वो कुछ एटम्स दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना लेंगे, कुछ एटम्स के कुछ बॉन्ड्स फ्री हो जाएंगे, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेगा। बट मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर 4 बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो वो पेरीफेरी वाले एटम्स को हम इग्नोर करते हैं, बट टेक्निकली वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, जिनका डाउट था आई होप क्लियर हुआ। यस सर, थैंक यू सो मच। पराग चिमनकर, पराग माइक्रोफोन ठीक है आपका? अभी अगर ठीक होगा तो डाउट पूछ लो। लास्ट टाइम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। सर, हाँ सर। वो फ्लेमेबिलिटी की डेफिनेशन ऑक्सीजन से रिएक्शन है सर, फिर जेनॉन भी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, फिर वो फ्लेमेबल क्यों नहीं है ना? जो चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी वो चीज को कंबस्टिबल बोल सकते हैं।
कंबस्टिबल बोल सकते हैं मतलब वो चीज फ्लेमेबल है। अगर जीनोन करता होगा तो जब जीनोन की रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन से तब उस चीज को बोलेंगे फ्लेमेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, फॉर द टाइम में इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करते। एज ऑफ नाउ हम इनर्ट गैसेस के रिएक्शंस में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ठीक है, दैट शुड बी सफिशिएंट। एक लास्ट डाउट बचा है, विनीत। विनीत आप डाउट पूछ लीजिए। विनीत प्लीज आस्क। विनीत ने हाथ ही हटा दिया। ओके, आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट। नेक्स्ट टर्न पे आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। इट इज रिक्वेस्टेड कि आप लोग स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक एज वेल एज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से टॉपिक रीड करके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। Bye, sir. Bye, sir.